फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वंस अगेन वी हैव टू कम टू द टॉपिक। हम लोग अभी राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक इतिहास में चल रहे। आप मेरा स्कीम समझ रहे होंगे। हम लोग को परिवर्तन को रेखांकित करने पे चलना है। राजनीतिक इतिहास एक लंबा सा चैप्टर है, दैट इज इन पार्ट 2, दैट इज फॉर्मिडेबल इन साइज, सो इट इज टेकिंग सम टाइम। आज भी ये नहीं हो पाएगा, ये कल आपको का फिनिश होगा। राजनीतिक पार्ट, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज में उससे कम टाइम लगेगा, लेकिन कल्चर वाले में फिर ज़्यादा टाइम होगा। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस को पार्ट 2 में समझ पाएंगे। और जब ये आपका होगा, उसके बाद एक दो और से रिलेटेड टॉपिक होगा कल्चर के बाद, जैसे सोर्सेस ऑफ स्टडी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तब फिर आप लोग पार्ट 3 में चलोगे, वहां पर भी चेंजेस को इसी तरह देखोगे। तो ध्यान रहे, हमें चेंज को समझना है और चेंज के साथ एग्जाम्पल्स, हमारा फैक्ट्स होगा। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के मेल से हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आप ध्यान रखना, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, आपको एक थिंकिंग क्रिएचर बनना है। तो उसमें आपको दोनों चीजें होगी, आपको तथ्य भी याद रहेंगे और किसी भी क्वेश्चन पर आप स्टैंड भी ले पाएंगे। क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू पॉलिटिकल हिस्ट्री, सो फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सिचुएशन ऑन सर्टेन टॉपिक्स इन सोसाइटी एज वेल एज इन कल्चर, पर्टिकुलरली इन कल्चर आई विल डील विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन मेंस। तो मैं वहां पर आपको राइटिंग सिखाने का मौका मिलेगा। इसमें राइटिंग का स्कोप नहीं है, इसमें बस आप मल्टीपल चॉइस देखिए। आज मैं फिर 5 क्वेश्चन लाया हूं और आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, 5 के 5 आपको करेक्ट करने हैं, जैसे कल आपने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से सिकंदर के पलायन का लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। इसकी सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? चॉइस ए मुद्रा राक्षस, चॉइस बी अर्थशास्त्र, चॉइस सी इंडिका, चॉइस डी महाभाष्य। चंद्रगुप्त मौर्य टुक एडवांटेज ऑफ अलेक्जेंडर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन। फ्रॉम व्हिच बुक डू यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका एंड महाभाष्य। यस, गुड, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर उसे कौन सा भूभाग प्राप्त किया था? Which territory did चंद्रगुप्त मौर्य obtain from Seleucus by defeating him? चॉइस ए काबुल, चॉइस बी काबुल और कांधार, चॉइस सी काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान एंड चॉइस डी काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। चॉइस नंबर सी, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अजातशत्रु के द्वारा जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था? Which of the following महाजनपदास were annexed by अजातशत्रु and merged into Magधा empire? Point 1 अंग, point 2 वज्जी संघ, point 3 कौशल, point 4 अवंती। अंगा, वज्जी संघ, इनका से वज्जी संघ मतलब वज्जी कॉन्फेडरेशन, 3rd कोशला एंड 4 अवंती। चॉइस ए केवल 1 और 2, 1 and 2, चॉइस बी 2 and 3, चॉइस सी 1, 2 and 3 एंड चॉइस डी 1, 2, 3 and 4। बी फास्ट, वेबसाइट पे स्टूडेंट्स नहीं है क्या? है बट लोड नहीं दे पा रहा है। मैक्सिमम बी। चॉइस नंबर बी, चॉइस नंबर बी मींस 2 and 3। यस, यू आर करेक्ट। इवन ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग को सर्वप्रथम किसने जीता? ए महापन्नंद, बी शिशुनाग, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। चॉइस ए महापन्नंदा, बी शिशुनागा, सी अशोका एंड डी चंद्रगुप्त मौर्य। यस, महापन्नंदा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के शासक से बिंदुसार ने उपहार के रूप में 3 चीजों की मांग की थी? फ्रॉम द रूलर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिंदुसार डिमांडेड 3 थिंग्स एज गिफ्ट? चॉइस ए मिस्र, बी सीरिया, सी मकदोनिया, डी एपिरस। चॉइस ए इजिप्ट, चॉइस बी सीरिया, चॉइस सी मकदोनिया एंड चॉइस डी एपिरस। बी, यस। इन दिस वे माय स्टूडेंट्स, यू हैव डन 5 आउट ऑफ 5। आज भी 5 के 5 आपके करेक्ट हुए, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से कीप इट ऑन, आप लोग आगे बढ़ते चलिए। अब हम लौटते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पर, यहां से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। इन स्टडीज क्लास वी हैव डन अप टू पोस्ट मौर्य पीरियड, यू नो, एंड इन पोस्ट मौर्य पीरियड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, यू नो, 3 टाइप्स ऑफ, दैट इज वी आर जस्ट एट दिस पॉइंट कि कुशाना, इंडो ग्रीक, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स, शकाज, पार्थियंस एंड कुशानाज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इंडो ग्रीक्स में डेमेट्रियस ने पहले नॉर्थ वेस्ट के रीजन को जीता था। ही कंकर्ड द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड देन ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट शाकाला। मैंने शाकल को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। शाकल कौन सी जगह है? आधुनिक सियालकोट है, मॉडर्न सियालकोट। फिर अभी उसका वहां एस्टैब्लिश ही हुआ था, तो तब तक उसी के इंडो ग्रीक का एक दूसरा ब्रांच था, उसका रूलर था यूक्रेटाइड्स। उसने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया जो ऑक्सस से नॉर्थ में था, और फिर यूक्रेटाइड्स ने अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया, अपने वंश को स्थापित कर दिया, और फिर वहां से वो भारत की तरफ वो भी बढ़ा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर उसने भी इन्वेड किया, उसने भी आक्रमण किया, और आक्रमण कर उसने भी नॉर्थ वेस्ट के एक पार्ट को जीत लिया। देखो अब यहाँ हिस्ट्री डिफाइन नहीं है कि किस पार्ट को किसने जीता, कितने पार्ट को जीता, लेकिन उसने अपनी कैपिटल तक्षशिला को बनाई। तो एक का कैपिटल था शाकल और दूसरे का कैपिटल था तक्षशिला।
ध्यान रहे। तो अब ये दोनों शासक, इंडो ग्रीक शासक शासन करते समानांतर रूप में, साथ ही साथ पैरेलल रूप में शासन करते आ रहे थे। दे वर जस्ट डूइंग द एक्चुअली दे वर रूलिंग साइमल्टेनियसली। और लगभग 30 इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में, हिंदुस्तान, इंडिया में शासन किया। और इन इंडो ग्रीक शासकों के बारे में उनका ज्ञान हमें सिक्कों से मिलता है, क्योंकि ये पहले शासक थे जिन्होंने शासकों के नाम से सिक्के जारी किए थे। दे इशूड द कॉइन्स इन द नेम ऑफ द किंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी में डिमेट्रियस के वंश का एक शासक था जिसका नाम था मिनांडर, और मिनांडर से एक इंडियन बुद्धिस्ट सेंट था, उसका नाम था नागसेन। तो नागसेन का मिनांडर के साथ एक वाद विवाद हुआ, डिबेट हुआ था, और नागसेन ने उस डिबेट के बाद उसने मिनांडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बहुत सारे जो विदेशी राजवंश आए वो कुछ बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए, कुछ ब्राह्मणिज्म में, कुछ जैनिज्म में शायद कम, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में मेनली वो कन्वर्ट कर गए। तो ये सब कन्वर्ट करते थे क्यों? क्योंकि एक तो ट्राइबल्स थे, तो उनके पास कोई एस्टेब्लिश्ड रिलीजन नहीं था। अब जैसे आप देखिए, मैं आपको इतिहास में, अभी आप देख ही रहे हो, और once you are going through history so everything would be much more clear to you। तो जब आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि कैसे वन बाय वन डायनेस्टीज इंडिया में आए। पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर शकाज आए, फिर कुशार आए, फिर हुर आए। तो ये सब जो डायनेस्टीज आएंगे वो सबका कन्वर्जन इंडियन रिलीजन में हो जाएगा, वो इंडिया के धर्म को अपना लेंगे, फिर वो भारतीय समाज में घुल मिल जाएंगे। आज हमें से कितने लोगों के अंदर शक है, कुशान है, इंडो ग्रीक्स है, उसकी कोई पहचान नहीं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन लाइफ नाउ। अब मैं स्टूडेंट्स, जब पार्ट थर्ड में आप आओगे तब आप महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी का इन्वाजन देखोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सेंट्रल एशियन ही थे, टर्क्स थे, वो भी टर्क्स थे। विडंबना यह हुई, आयरनी यह हुई कि वह इंडिया में आने से पहले, हिंदुस्तान में आने से पहले उन्होंने अपना धर्मांतरण इस्लाम में कर लिया था। तो इस्लाम भी उतना ही मौलिक और उतना ही इंटेंस रिलीजन था। तो जब वो इंडिया आए, अगर तुर्क भारत आए होते बिना इस्लाम धर्म ग्रहण किए हुए, तो आज तुर्क भी इंडियन लाइफ के हिस्सा हो जाते, क्योंकि फिर वो किसी न किसी भारतीय धर्म को अपना लेते। लेकिन चूंकि वो पहले से इस्लाम में धर्मांतरित हो गए थे, कन्वर्टेड हो गए, इसलिए आज डिवीजन बना रहा। और आज जब चर्चा होती है तो सभी को यह ध्यान आता है कि मुगलों ने आक्रमण किया, तुर्कों ने आक्रमण किया, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं आता कि इंडो ग्रीक्स ने भी तो आक्रमण किया था, शकू ने भी आक्रमण किया था, कुशारों ने भी आक्रमण किया था, और वहीं यहीं पर वो भी सेटल हो गए। तो सेटल तो टर्क्स और मुगल्स भी हुए, सो दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ। लेकिन कई बार कई लोगों को क्यों ये लगता है कि दे आर उनके इंडियननेस पर प्रश्न लगाने लगते हैं, इसलिए क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो रिलीजियस डिवीजन है उसके कंटेक्स्ट में वो देखते हैं। तो ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो मतलब मोटली ऑफ सेक्ट्स है, और हम लोग, यही तो हमारी विशेषता है जिसको हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये भारत के, हिंदुस्तान के जीवन का सतरंगी मेल है ये, जिसमें हम, ये समस्या कभी आई नहीं, पिछले 600 वर्ष से साथ साथ ही जी रहे थे। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने उनके बीच एक दरार बोने की कोशिश की, और फिर उसके बाद भारत का पार्टीशन हुआ, और फिर एक बहुत ही बिटर मेमोरी रह गई, जिसके कारण इस तरह की राजनीति, इस तरह की लेगेसी आज इंडियन लाइफ में आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा अलग है। अब इसमें डेमेट्रियस से नागसेन जो उन्होंने धर्मांतरण कराया, उनको नागार्जुन से उनकी पहचान होती है। और उन्होंने जो धर्मांतरण कराया मिनिंड से, जो वार्ता की मिनांडर से, तो उसमें एक टेक्स्ट लिखा गया मिलिंद पन हो, ये मैं दिखाऊंगा मिलिंद पन हो। और वो टेक्स्ट वो पाली में लिखा गया टेक्स्ट है, लेकिन है महायाना बुद्धिज्म का, हम डिस्कस करेंगे आगे आपसे। फिर जो उसी के बाद, अब देखो, अब चूंकि इंडो ग्रीस के पीछे शक थे, तो बैक्टीरिया में धीरे धीरे शक पीछे से हमला करने लगे, और फिर इंडो ग्रीस को बैक्टीरिया से उखाड़ फेंका। फिर बैक्टीरिया में शक स्थापित हो गया, फिर शक इंडिया की तरफ इन्वाइट किया। तो इंडिया की तरफ इन्वाइट करके शकों की 5 शाखाएं भारत में स्थापित, 5 ब्रांचेज स्थापित हुए, 5 शाखाएं शकों की स्थापित हुई। एक शाखा स्थापित हो गई अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा स्थापित हुई पंजाब में, तीसरी शाखा स्थापित हो गई मथुरा में, और चौथी शाखा स्थापित हो गई गुजरात, यानी वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में चौथी शाखा, और 5वीं शाखा नॉर्दर्न डेक्कन में। तो इस तरह से 5 ब्रांचेज ऑफ शाखाज रूल इन इंडिया साइमल्टेनियसली। बट व्हिच ऑफ द ब्रांच इज मच मोर इंपॉर्टेंट माय स्टूडेंट्स? इट वाज द वेस्टर्न छत्रपात, मतलब जैसे वो छत्रप कहलाते थे, उनके जो छत्रप ही तो कहा जाता था प्रांतपति को, लेकिन बाद में टाइटल शासक का भी छत्रप होने लगा। तो जो पश्चिमी शाखा थी, द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ शाखाज था, इट प्लेड द मोर इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री, एंड दिस ब्रांच हैड सर्वाइव्ड लॉन्गर। इट सर्वाइव्ड अप टू द मिड 4th century सी। 4वीं सदी के मध्य तक यह शाखा ने शासन किया। मैं आगे बताऊंगा गुप्तों के समय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा, वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शक शासक, अंतिम शक शासक को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ेगा, और उसका नाम होगा रुद्र सिंह द थर्ड। तो यह शाखा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उत्तरी दक्कन में शाखा जो है शकों का, उस उत्तरी दक्कन के शाखा में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक का नाम था भूमक और दूसरे का नहपान। तो नहपान के साथ एक सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी का संघर्ष होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये हुआ शक। अब शक के बाद मैंने आपको बताया कि तीसरा ब्रांच आ गया पार्थियंस का। अब पार्थियंस के बारे में बहुत मामलात हमें हासिल नहीं है। पार्थियंस के बारे में 2 विचार है। जैसे टर्म एक आता है पार्थियन, पार्थियन मींस की पार्थिया, पार्थिया शब्द आया है ईरान से। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ पार्थियंस इज दैट कि पॉसिबली जो पार्थियंस केम फ्रॉम ईरान, दे केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, बट मोस्ट ऑफ द व्यूज आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट कि नो, दे डिडंट कम फ्रॉम वेस्ट एशिया, rather they came from central Asia along with Sakaz and they were associated with Sakaz themselves। मतलब दूसरा विचार यह है कि पार्थियंस पश्चिम एशिया या ईरान से नहीं आए, वो मध्य एशिया से ही आए और शकों से जुड़े हुए थे। तो देखो, हमें पार्थियंस के बारे में ज्यादा नहीं, हाँ एक चीज मैं कहना भूल गया था शक के बारे में, 1 मिनट पर रुक के थोड़ा शक के बारे में बताता हूं। जिस पश्चिमी शाखा की बात हम शकों का कर रहे हैं, तो उसमें एक शासक का आप नाम याद रखिएगा, शक शासक, उसका नाम है रुद्रदामन, जिसने 2री सदी में, मतलब लगभग 150 ईस्वी के करीब में, 150 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, मतलब
जब से सेंचुरी शुरू हुई। सो इट वाज द मिड सेकेंड सेंचुरी ही रूल्ड इन गुजरात। और उसका एक रुद्र दमन का एक बड़ा प्रसिद्ध चीज है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख का मैं एक फीचर आपको बताऊंगा कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाज द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। इससे पहले कहोगे क्या, तो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, जो पत्थरों पर खोदा गया या ताम्र पत्र पर खोदा गया, तांबे के पत्र पर, तो जो वो खोदे गए, उन खोदे गए अभिलेखों, उन खोदे गई चीजों को जो खोदकर आदेश जारी किया गया या अधिकार पत्र जारी किया गया, उसको अभिलेख कहते हैं। तो हिस्टोरियंस उन अभिलेखों का जो उपयोग है, यूज है, वह सोर्स ऑफ स्टडी के रूप में करते हैं। तो जूनागढ़ में जो अभिलेख खुदवाए गए, जो पत्थर पर खुदवाए हैं जूनागढ़ जगह पर, उससे पहले भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख देखिए सिंधु अभिलेख है, हड़प्पा सभ्यता में, जो पत्थर पर और पत्थर पर और कोई न कोई तांबे की पट्टिका पर खोदी गई है। वो अभिलेख पढ़े ही नहीं गए तो पता नहीं उसकी क्या लिपि थी, क्या थी, वो पता ही नहीं चल पाई। तो हमको जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है, जो पढ़ी गई है भारत में, वो अशोक के अभिलेख। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा में, आगे मैं प्राकृत भाषा क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो अशोक का प्राकृत भाषा में था मौर्य में, और मौर्य की राजकीय भाषा प्राकृत ही थी। तो जब ये पोस्ट मौर्य पीरियड है, तो सबसे पहला संस्कृत अभिलेख गुप्तों से भी पहले खुदवाया रुद्र दमन। और दूसरा है एक झील की चर्चा होगी, सिंचाई के लिए एक झील का कॉन्सेप्ट आया है जो सिंचाई के लिए। तो जूनागढ़ जो गुजरात में ही जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील। और इस सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का एक अधिकारी था जूनागढ़ में। चंद्रगुप्त मौर्य शासक, उसका नाम था पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील उसने बनवाई थी, लेकिन सुदर्शन झील की जो मरम्मत है, पहली मरम्मत वो करवाई है, उसकी रिपेयरिंग वर्क करवाया है रुद्र दमन ने। तो रुद्र दमन के बारे में इतना हम कहना चाहते थे। अब हम आ जाते हैं वही जहां मैं आपको पार्थियंस पर लेकर चल रहा था। तो पार्थियंस में एक ही शासक है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, उस शासक का नाम है गंडो फर्निस। अब ये गंडो फर्निस का काल इंडिया में सिर्फ इतना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे जब क्रिश्चियनिटी एक नए धर्म के रूप में आरंभ हुआ यूरोप में, उसके बाद भारत का क्रिश्चियनिटी से कोई परिचय नहीं था, ईसाई धर्म से परिचय नहीं था। लेकिन पहला ईसाई संत जो भारत आए, वो पहले ईसाई संत, भारत आने वाले पहले ईसाई संत का नाम था, द फर्स्ट ईसाई सेंट हु केम टू इंडिया वाज सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस जो पहले ईसाई संत जो भारत में आए हैं, वो किसके काल में आए हैं, तो गंडो फर्निस के काल में आए हैं। इसलिए गंडो फर्निस का काल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले ईसाई संत का भारत में आगमन हुआ। तो ये अब इसके बाद है कुषाण। तो कुषाणों में आपको सूचना मिलती है कि शकों के पीछे कुषाण थे और चीन के वो पश्चिम में स्थित थे। तो धीरे धीरे उन्होंने पश्चिम की तरफ दबाव बनाते हुए चले आए बैक्ट्रिया के पास। और पहले कुषाणों को कहा जाता था यूची जनजाति, यूची ट्राइब। तो यूची ट्राइब को संगठित करने का काम जो कुषाण शासक ने किया था, उस कुषाण शासक का नाम था पहले कुजुल कदफिसस था नाम, यानी कुजुला कदफिसस अंग्रेजी में कुजुल कदफिसस। और कुजुल कदफिसस का उत्तराधिकारी हुआ वीमा कदफिसस। ये दोनों जो कदफिसस थे, ये लगभग 50 से 78 ईस्वी के बीच शासन किया। और सिंधु नदी से पश्चिम का भाग इन्होंने ही जीता है, सिंधु नदी से पश्चिम का भाग इन्होंने ही जीता है। कुजुल कदफिसस ने इंडस के वेस्ट का पार्ट जीता, और वीमा कदफिसस ने उत्तर पश्चिम सिंधु नदी के पूर्व का भाग यानी हिंदुस्तान यानी इंडियन रीजन पर कब्जा किया वीमा कदफिसस ने। तो वीमा कदफिसस सैव था, इसने सैविज्म को पैट्रोनाइज किया। अब देखो जो विदेशी शासक आए, वो या तो बुद्धिज्म से जुड़े या ब्राह्मणिज्म से जुड़े, क्योंकि जुड़ने का काम था कि भारतीय समाज में तभी स्वीकृति मिल पाती जब इन धार्मिक पंथों से इनका जुड़ाव होता। तो अपने आप में बहुत, तो ये दोनों कदफिसस हुए। अब कनिष्क, एक महान शासक, कुषाण शासक कनिष्क का आगमन हुआ। और कनिष्क का सिंहासनारोहण कब हुआ मैं आपको बताता हूं। उसके लिए तिथि आती है 78 CE, BC नहीं है, ये 78 CE है। 78 का मतलब है कि ईसा के 78 वर्ष बाद। लेकिन यह बहुत ऑथेंटिक डेट नहीं है उसके कोरोनेशन का, हो सकता है कोरोनेशन बाद में हुआ हो, लेकिन इसी तिथि से उसने शक संवत चलाया। तो आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा होगा कि भाई वो तो है कुषाण, वो शक संवत क्यों चलाया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय सारे विदेशी को शक कहा जाता था, इसलिए उसके नाम पर शक ही पड़ गया। तो खैर इनमें तो शक संवत, इससे पहले एक विक्रम संवत पहले ही शुरू हो चुका था। मैं आपको बताऊं कि विक्रम संवत का इतिहास यह है कि जब यहां पर शक शासक भारत में शासन कर रहे थे, तो कोई इंडियन शासक उसने किसी शक शासक को 58 ईसा पूर्व में, यानी ईसा से 58 वर्ष पूर्व ही उसने पराजित कर दिया था किसी शक शासक को। ओके, फिर जब उसने शक को पराजित किया, तो इंडियन शासक को अपने आप पर इतना गर्व हुआ इस विजय के बाद कि उसने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। विक्रमादित्य, वैसे मैं आपको बताऊं कि आर्य शर्मा लिखते हैं कि भारतीय इतिहास में कुल अभी तक 14 विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य पराक्रम का प्रतीक होता था। तो whosoever king is just going to ensure the victory, he was taking the title like विक्रमादित्य। तो उसने विक्रमादित्य की टाइटल ले ली। तो उसी में विक्रम संवत चलाया था, लेकिन है तो 58 BC में उसकी जीत हुई है, लेकिन 58 BC से एक वर्ष पहले से उसने काउंटिंग शुरू करके 57 से उसकी गणना शुरू की है। एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि भाई शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का कालांतराल है। मैं अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 5 क्वेश्चंस लाऊंगा, उसमें मैं भी पूछूंगा। मैं केवल क्लू आपको यह देता हूं कि 98 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ, लेकिन उसकी गणना शुरू हुई 97 ईसा पूर्व से, और शक संवत शुरू हुआ 78 ईस्वी में। अब दोनों को कैलकुलेट करके आप लोग मन ही मन सोच कर देख लीजिए कि व्हाट इज द टाइम डिस्टेंस बिटवीन विक्रम एरा एंड शक एरा।
फिर हम लोग आगे फिर क्वेश्चन में देखेंगे। और आप लोग जितना ब्रिलियंटली क्वेश्चन का आंसर करते हो उतना हम उम्मीद करते हैं कि उस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर दोगे। कल भी आपने 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, आज भी 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट किए। इससे तो ये अलर्ट भी हो, मेहनती भी हो और ब्रिलियंट भी हो, तो मुझे इस बात की खुशी है। और अब प्रीलिम्स का मैं पहले आपको इंश्योर करता हूं, मजबूत बनाता हूं, स्ट्रांग बनाता हूं, और फिर मैं आपको मेंस की राइटिंग को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो अब ये दोनों एरा में आपने फर्क देख लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो उसके साम्राज्य में सेंट्रल एशिया का एक भाग, ईरान का एक भाग, लगभग पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक भाग था। और उसका साम्राज्य मतलब माना जाता है कि मध्य एशिया में खुरासान से लेकर बनारस तक फैला हुआ था। सो कुशानास क्रिएट अ बिग इंपायर। वो एक तरह से कह सकते हो कि वो ग्लोबल इंपायर उसने बनाया था, जिसमें सेंट्रल एशिया का जो भाग था, ईरान का भाग था, पूरा अफगानिस्तान था, वर्तमान पाकिस्तान में समय था, तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। और उत्तर भारत में वो बनारस तक फैला हुआ था। और उसने अपनी पहली राजधानी बनाई थी पुरुषपुर को, पुरुषपुर कहते हैं पेशावर को, और दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा। तो पुरुषपुर को सजाया था कनिष्क ने, तो मथुरा को सजाया था उसके उत्तराधिकारी हुविस्क ने। और मैं बताऊं कि कनिष्क खुद बुद्धिस्ट था। कनिष्क के काल में चौथी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, जिसके बारे में बुद्धिज्म में चर्चा करूंगा। और उसने उसको पैट्रोनाइज किया था महायान बुद्धिज्म को। तो इतिहास में दो बातों के लिए जाना जाता है, एक तो उसने शक संबंध चलाया, दूसरा उसने महायान बौद्ध पंथ को संरक्षण दिया। अब माय स्टूडेंट्स, यू पीपल शुड नॉट आस्क मी एट दिस स्टेज कि व्हाट इज महायाना बुद्धिज्म और द ब्रांच ऑफ ग्रेट व्हीकल इन बुद्धिज्म। जस्ट वेट, whenever I will teach you religion in the culture part, I will just discuss this aspect in details। तो मैं डिटेल्स में इसकी चर्चा करूंगा। ये हुआ कुशाना का साम्राज्य। अब तो दो तरह के हमने मध्योत्तर काल में जो मल्टी स्टेट सिस्टम, उसमें पहली चर्चा मैंने की उत्तराधिकारी राज्य, उसमें मैंने शुंग और कनु की चर्चा की, उसमें आपके पास पर्याप्त सूचना मिल गई। और दूसरी चर्चा अब मैं करने जा रहा हूं वो है, हाँ, तो एक हुआ उत्तराधिकारी राज्य शुंग और कनु, दूसरा हुआ आक्रमण के आधार पर आधारित राज्य, और तीसरी कैटेगरी के राज्य होंगे राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य। स्टेट्स established through a process of state formation। अब मैं इसमें आपको ये बताना चाहता कि इसमें ऐसे कुछ राज्य हैं जो राज्य नए राज्यों के निर्माण से स्थापित हुए। इट वॉज एट द रिजल्ट ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। अब ये नए राज्य जो राज्य निर्माण से स्थापित हुए, उसमें कौन से राज्य थे उस पर आप नजर डालिए। उसमें एक कैटेगरी के राज्य हैं, जैसे सॉरी एक राज्य है, इसमें हम लोग एक राज्य की गणना करें, इसमें आता है, देखो अभी क्यों हुआ पहले मैं बताता हूं। देखो ये मौर्य राज्य है। तो आपने पीछे मौर्य साम्राज्य को तो देखा है, तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार ब्रह्मगिरी तक था। तो एक्चुअली जो गंगा घाटी का रीजन है उस समय मेटेरियली इट वाज मोर डेवलप्ड। तो जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार दूरवर्ती क्षेत्रों में हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के माध्यम से जो मटेरियल कल्चर है, जो भौतिक संस्कृति है, वो भौतिक संस्कृति का प्रसार हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के साथ जो मटेरियल कल्चर है उसका एक्सपेंशन हुआ। जैसे अब पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे के बेहतर गलाने की पद्धति का प्रसार, या फिर आप कर सकते हो धान की रोपाई, जैसे प्लांटेशन ऑफ पैडी। मैं आपको बताऊं प्लांटेशन ऑफ पैडी का क्या होता कि पहले धान की रोपाई नहीं होती थी, धान के बीज छींट देते थे यानी पैडी, और उससे बीज से जो फसल होती थी वो कम होती थी, उपज प्रोडक्शन कम होता था। जब प्लांटेशन ऑफ पैडी का एक नया टेक्निक डेवलप हुआ कि पहले बीज छीटिए, फिर पौधे उगेंगे, उस पौधे को उखाड़ कर फिर दोबारा उसको प्लांट करिए पूरा पानी डाल के, जो अभी चलता है, उससे जो राइस है उसका प्रोडक्शन गेहूं से, व्हीट से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो ये तकनीकी मौर्यों के माध्यम से दक्षिण भारत में भी पहुंची। तो क्या हुआ कि ज्यादा उत्पादन हुआ, और जब ज्यादा उत्पादन होता है तब राज्य निर्माण का रास्ता तैयार होता है। क्यों? जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होता है जो उस प्रोडक्शन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो उसी में शासक वर्ग भी होता है और पुरोहित वर्ग भी होता है। तो एक रूलिंग क्लास आ जाता है, उन लोगों पर टैक्स लगाता है, और टैक्स से पैसे से अपनी सेना खड़ी करता है, नौकरशाही बनाता है, और फिर राज्य निर्माण हो जाता है। तो कोई भी जनजातीय समाज है, उस जनजातीय समाज में एक तरह का मुखिया तंत्र होता है, चीफडम, जो मैंने पीछे आपको बताया था, याद होगा, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में तो बैंड सोसाइटी आपको बताई थी, चीफडम बताया था नव पाषाण काल में और ताम्र पाषाण काल में। पहले बैंड सोसाइटी, फिर मुखिया तंत्र, और फिर राजतंत्र। लेकिन इस समय राजतंत्र स्थापित हो रहा है क्योंकि सेना और नौकरशाही आ रही है। तो अब देखो इसके परिणाम स्वरूप नए राज्य स्थापित होंगे। उस नए राज्य में एक राज्य है सातवाहन राज्य, जो महाराष्ट्र से शुरू होगा और आंध्र कर्नाटक तक फैल जाएगा। देखो ये हुआ सातवाहन राज्य। दिस स्टेट इज सातवाहना स्टेट, दिस स्टेट इज सातवाहना स्टेट, और ये सातवाहन राज्य हुआ। अब ये एक नया राज्य हुआ। अब इससे पहले परिचय कराते हैं। देखो अब सातवाहन जो शक्ति है वो पहले महाराष्ट्र में स्थापित हुआ, वहां से आंध्र और कर्नाटक में फैल गई। सातवाहन राज्य का संस्थापक माना जाता है सीमुक को, सीमुक नामक शासक को माना जाता है, सीमुक, इंग्लिश में कहेंगे सीमुका। देखो आप नए नए नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में
पहली चीज आएगी कि आपका उत्साह भंग होने लगे, भाई इतने नाम हम कैसे याद रखें। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता चलता हूं तो एक टॉपिक दूसरे से लिंक होता जा रहा है। अब उसको पढ़ते जाओ, उसमें जो नाम मिलते हैं उसको बोलते जाओ, पढ़ते जाओ, और फिर एक रिवाइज करने के बाद कॉपी को ऐसे पलट के रख देना है। और 15 से 20 मिनट 25 मिनट जितना टाइम भी लगे, आपको प्रत्येक दिन बौद्धिक जुगाली करनी है। यू पीपल आर सपोज टू डू द इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। आप नहीं जानते इस दिमाग की क्षमता को, इस दिमाग के पास अपार क्षमता है। अगर आप इस क्षमता को बढ़ाते चलोगे तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का रिवाइज कर लिया, उसके बाद बैठकर कॉपी को मोड़कर और उस पर रिवाइज करने का सोचना शुरू करो कि भाई ये आया, इसके बाद ये डायनेस्टी आया, इसमें कौन कौन किंग थे। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप एक पॉइंट पर आकर रुक जाओगे, मतलब आपको लगा याद नहीं है यार, कोशिश कर रहा हूं, याद नहीं हो रहा, आप क्या करूं। तो आप वहां घबराना नहीं, आप पहले देखना भी नहीं, कॉपी आपके पास रखी हुई है तो या नोट्स रखा हुआ है तो आप उस नोट्स को मत देखना, आप फिर सोचना दिमाग में कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, काफी जोर देना। जब ना फिर भी याद आए तो फिर उलट के उस नोट्स को देख लो, आप फिर शुरू से शुरू करो, तो वो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से वो आगे बढ़ जाएगा। फिर अगला पॉइंट पर कहीं जाके रुकेगा तो पहले कोशिश करनी है, फिर उलट के देखना है। तो प्रोसेस तो कष्टकर है। मैंने पहले ही कहा कि बौद्धिक जुगाली इट इज जस्ट लाइक ए बौद्धिक योगा, लेकिन इससे फिर आपकी दिमाग की क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे देखो, अगर किसी का हाथ कमजोर महसूस होता है तो क्या करता है, डंबल करता है, हाथ हमारा मजबूत होता है। तो दिमाग की अगर मेमोरी बढ़ानी होगी तो सोचना पड़ेगा, जितना दिमाग का आप यूज करोगे उतना ही दिमाग का पावर बढ़ता है। एंड द माइंड इज मोर इफिशिएंट इवन इन सुपर कंप्यूटर। देखो इतना भी आपको, आप देखते हो कि चैट जीपीटी आ गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, कुछ चीजें ऐसा होगा ह्यूमन माइंड का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मेमोरी में हमसे जो ज्यादा होगा, लेकिन हमारी तरह उसमें अंतः प्रेरणा नहीं होगी। वो डाटा को, एग्जिस्टिंग डाटा को ही प्रोसेस करेगा और हमसे ज्यादा बढ़िया प्रोसेस कर देगा, ये बात सही है, लेकिन फ्रेश डेटा को वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम, पहली बात मैं कहता हूं कि आप लोग इस बात को कॉन्फिडेंस से देखना कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और ये सब डेटा जितनी भी मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब डेटा आपके थॉट प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा होना चाहिए, एंड दैट विल बिकम पॉसिबल। केवल आप कोशिश करो, मुझे चेंजेस सब पूरा कर लेने दो, जिस दिन मैं फिर एंशिएंट आपको फिनिश करूंगा, जब फिर मॉडर्न पर आऊंगा, तब तक आपका बढ़िया लिंक बन जाएगा। और फिर मॉडर्न के बाद तो वर्ल्ड करोगे। वर्ल्ड तो पूरे, देखो वर्ल्ड में यूपीएससी में कितना क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पूरे जीएस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई तो बच्चों को कंपल्सरी होनी चाहिए, और खासकर जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसे आपके सारे सब्जेक्ट निकल जाते हैं। उसे आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी का नॉलेज बढ़ जाता है, उसे इंटरनेशनल रिलेशन का ज्ञान हो जाता है, उसे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस आज की क्या समझेंगे वेस्ट एशिया, जब तक वो वेस्ट एशिया का यूरोपियन पॉलिटिक्स नहीं समझेगा। तो वो उसी तरह से वो पॉलिटिक्स आपको उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वेस्ट एशिया के साथ क्या अन्याय हुआ, उसके बाद वेस्ट एशिया के साथ क्या अन्याय हुआ, ये सऊदी अरेबिया, ये सब देशों के बीच जो तनाव है, ईरान और वर्सेस यूएसए का जो टेंशन है, उस टेंशन की जरिए इतिहास में कहां है, वो सारी ऐसी चीजें स्पष्ट हो जाती है, जैसे लगता है कि हमारे दिमाग की खिड़की किसी ने खोल दिया। उसका बहुत बड़ा यूज होता है। इसलिए आप लोग पहली चीज ध्यान रखोगे, वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों में वो आशावादिता, वह ऑप्टिमिज्म है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज होती है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, रियली में बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है ये। एक ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ, इसके बारे में कुछ रोमांटिक बातें केवल सोचने से हो जाएगा। बहुत हार्ड फैक्ट है कि इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, यू नो, बट यू पीपल कैन डू विद द होप ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आप ही में से लोग सिलेक्ट भी होते हैं, और सिलेक्ट होते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना पड़ता है। एनीवे पॉइंट इज, यहां पर तुम देखते हो सिमुक। अब सिमुक इसका फाउंडर था, लेकिन इस राजवंश का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था वो था गौतमीपुत्र शतकर्णी। 106 से 130 के बीच उसने शासन किया है, गौतमीपुत्र शतकर्णी ने। अब गौतमीपुत्र शतकर्णी एक सातवाहन शासकों की एक खास विशेषता है, उनका नाम उनकी माता के नाम पर है। जैसे उनका नाम गौतमीपुत्र शतकर्णी, माने गौतमी उसकी माता थी, उसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, उसके नाम पर उसका नाम हुआ। उसी प्रकार आगे आपको एक उत्तराधिकारी मिलेगा जिसका नाम होगा वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी। तो ऐसा लगता है माता के नाम पर है। तो शुरू में ये भी बात हुई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सातवाहन शासक, देखो पहली सदी में सातवाहन राजवंश आया, पहली सदी में सिमुक ने इसको स्थापित किया और तीसरी सदी तक चला, तीसरी सदी में इसका पतन हो गया। लेकिन इसमें 106 से 130 के बीच जो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शासक है वह योग्य शासक है, और उसकी माता के नाम पर उसका नाम है, उसको उत्तराधिकारी का नाम भी माता के नाम पर है। तो पहले हिस्टोरियंस का यह मानना था कहीं ऐसा तो नहीं है कि सातवाहना स्टेट इज ए, सातवाहना सोसाइटी इज मैट्रियार्कल सोसाइटी, कहीं वो मातृसत्तात्मक समाज तो नहीं है। पहले ये डाउट था, लेकिन हुआ कि नहीं, समाज मैट्रियार्कल नहीं है, पैट्रियार्कल ही है, लेकिन माता को विशेष महत्व देते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी का नासिक में एक अभिलेख मिलता है, उसकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर है, नासिक अभिलेख, उसको नाना घाट अभिलेख भी बोलते हैं। इस बार ऑप्शनल में एक मैप का क्वेश्चन में पूछा था, नाना घाट वो नासिक में, वो बम्बई के नासिक में आप देखते हो, मतलब महाराष्ट्र के। तो इसका एक युद्ध हुआ था, ये जो यहाँ पर शक शासक जो दक्कन में जिसका नाम है नाहपान, उसके साथ एक वॉर हुआ था इसका, और नाहपान को शायद पराजित किया था, इसने दावा किया है। और अपने आप को गौतमीपुत्र शतकर्णी ब्राह्मण वंशीय मानता है, ब्राह्मण नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोग अपना स्टेटस ले लेते थे, बाकी जनजाति से ही निकला है, ट्राइबल से ही। और फिर उसके आगे आप देखते हो तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी है, तो वह भी एक युग शासक है, उसका रुद्र दमन से जो शक शासक मैंने बताया उससे निरंतर संघर्ष हुआ था। फिर यज्ञ श्री शतकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। फिर 3rd सेंचुरी में इस वंश का पतन हो गया। तो अब ध्यान यह रखना है, देखो दक्षिण भारत में सबसे पहले सातवाहन वंश है, तो ध्यान यह रखना है कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो
ये हुआ महाराष्ट्र क्षेत्र। तो जब सातवाहन वंश का पतन हुआ, सातवाहन शक्ति का, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में वहां पर स्थापित हो गया, महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित हो गया वाकटक, वाकटक वंश, जो गुप्तों का समकालीन था, उसको वाकटक वंश कहते हैं, वाकटक। और इधर जो आंध्रा और उत्तरी तमिलनाडु क्षेत्र में स्थापित हो गया यहां पर इक्ष्वाकु। तो वाकटक और इक्ष्वाकु ये दोनों शक्ति स्थापित हो जाएंगे। अब आपको ध्यान देते रहना है कि कौन सा शक्ति जाने के बाद दक्षिण भारत में कौन सा स्थापित हुआ, और जब आप मॉडर्न तक पहुंच जाओगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अब सातवाहन राज्य से लेकर दक्षिण में आप हैदर अली तक आप बताओ कि कौन सा राज्य था, उसको विस्थापित करके कौन सा राज्य आया। तो आपको आश्चर्य होगा कि अगर आपने बौद्धिक जुगाली सही मायने में की है तो ये सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको याद हो जाए नेचुरली। तो ये पहलू मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद देखो ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में कलिंग की चर्चा तो दो बार हुई। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि महापद्मनंद ने पहले जीता, फिर अशोक ने जीता। अशोक के बाद कलिंग में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। जिस समय महापद्मनंद था, अशोक था, उस समय राज्य वो नहीं था, वो एक क्षेत्र था जिसको ये लोग जीत रहे थे। लेकिन अब वहां पर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया और उसका शासक था खारवेल। खारवेल कहता है कि वह चेदी वंश का है, ही इज मेकिंग द क्लेम दैट इज कमिंग फ्रॉम अ चेदी वंश। अब चेदी वंश क्या है, आपको आश्चर्य होगा कि खारवेल की केवल हम चर्चा जानते हैं, चेदी वंश का एकमात्र शासक खारवेल की चर्चा है, ना यहां पर दूसरे शासकों की चर्चा है और ना कोई दूसरा सोर्स से चर्चा है। हमको एक ही सोर्स मिलता है जिसे हम चेदी वंश के बारे में जानते हैं, भी ध्यान रखना, वह इनका हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा अभिलेख। ये सब देखो, अब जैसे जूनागढ़ का मैंने कहा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में कहा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये सब बात जो मैंने कही, तो अब आपका काम है कि इन अभिलेखों का नाम याद रखते रहो और शासक के साथ जुड़ते रहो, क्योंकि आगे मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो यह भी मेरे क्वेश्चन का पार्ट होगा और आप इसको सॉल्व करोगे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से उसका 24 वर्षों के विजयों की चर्चा मिलती है। परंतु एक कहावत आपने सुनी होगी, आप मुंह मियां मिट्ठू होना। तो अब यह हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में अपनी तारीफ खुद कर रहा है और दूसरा कोई सोर्स से हमको पता ही नहीं चल पा रहा है इसके बारे में रियलिटी क्या है, जो दावा कर रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। ये तो तब पता चलता है कि दूसरा सोर्स होता है, हम इसी सोर्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखो, जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार ब्रह्मगिरी में हुआ तो अशोक के अभिलेख में, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन अशोक ने जारी किया था, मैं अशोक के इंस्क्रिप्शन में आगे बताऊंगा। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में दक्षिण में कुछ ट्राइब्स की चर्चा थी। जैसे अशोक का दूसरा शिलाभिलेख है, द सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, उसमें नाम मिला था चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र, इसकी चर्चा हुई थी। उस समय तो कोई राज्य नहीं बना था। लेकिन इस काल तक यहां पर चेर राज्य केरला में, दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य राज्य और उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में चोल राज्य। तो दक्षिण में 3 राज्य ईसा की आरंभिक फर्स्ट सदी तक, 3 सुदूर दक्षिण, दैट वाज द रिमोट south. In remote south, the 3 states were established. That is these states were called चेर, चोल, पांड्य राज्य। ये 3 राज्य स्थापित हुए। तो ये 3 स्टेट्स स्थापित हुए, चेराज, चोलाज एंड पांड्याज, एंड दे प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन हिस्ट्री, these rulers did, मतलब इन साउथ इंडिया के। और इनके समय में फिर इकोनॉमी में आऊंगा तो बताऊंगा कि यहां पर रोमन ट्रेड हुआ है, सुदूर दक्षिण में उन्होंने व्यापार किया है। अब देखो, राजनीतिक इतिहास से 2 फायदे हैं। इक्का दुक्का पुलिस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन वो कल्चर से पूछते हैं, इकोनॉमी से पूछते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, लेकिन पॉलिटिकल से भी पूछते हैं। पॉलिटिकल से एक क्वेश्चन तो पूछते हैं, कई बार 2 भी पूछ डालते हैं। तो आप तो जानते हो कि प्रीलिम्स में जहां एक क्वेश्चन के लिए फाइट होता है 2.5 मार्क्स का, तो वहां तो इसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ी बात यह है, यूपीएससी में कोई सिलेक्टिव पढ़ने की बात करता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यूपीएससी ये चीज है ही नहीं कि सिलेक्टिव पढ़ा जाए। यूपीएससी तो चीज यह है कि हाँ, कुछ टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, so you people are supposed to concentrate over certain topics, you have to concentrate over certain topics, you should know. But my students, here I have to inform you कि आप जिन टॉपिक्स को पढ़ते हो उन टॉपिक्स के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। कुछ चीजों को हम बड़ी समग्रता से पढ़े, लेकिन बहुत सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा करके जाने, तभी यूपीएससी की जरूरत पूरी होती है। तो चलिए अब राज्य को काउंट करते हैं। 3 तरह के राज्य बने थे मौर्योत्तर काल में, राजवंश। द फर्स्ट वन वाज सक्सेसर स्टेट्स, शुंग और कण्व। दूसरा हुआ विदेशी आक्रमण से स्थापित राज्य, स्टेट्स क्रिएटेड थ्रू फॉरेन इन्वेजन्स, उसमें हुआ इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस और कुषाण। और तीसरा है कि द न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, राज्य निर्माण के माध्यम से। तो उसमें एक हुआ सातवाहन, दूसरा हुआ कलिंग का राज्य, और फिर 3 अन्य राज्य हुआ चोल, चेर और पांड्य राज्य। तो टोटल कितने हो गए? 2 उत्तराधिकारी, 4 विदेशी आक्रमण से 6, और सातवाहन और खारवेल का कलिंग का राज्य और प्लस चोल, चेर, पांड्य का राज्य 5। तो टोटल मिला के 11 स्टेट्स में से मैंने आपको परिचय कराया, 11 राजवंश से परिचय कराया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में। मिस्टर अंकुर, एवरीथिंग ओके? अब हम लोग बढ़ेंगे, देखो, गुप्ता पीरियड। अब देखिए, अब सिनेरियो देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो
तो गुप्त काल है 300 ईस्वी से 600 ईस्वी। मतलब जो कुशाना साम्राज्य था उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। लगभग तीसरी सदी में कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में पहले शक्ति आई किसके पास? तो मुरुंड वंश है, यानी मुरुंडाज एंड नागवंश। तो मुरुंडाज और नागाज के पास शक्ति आई, नागा डायनेस्टी के पास। लेकिन तभी गुप्त शक्ति का उद्भव होने लगा। जैसे देखो, कुषाणों ने भारत में कुछ नई सैनिक तकनीकी को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे घुड़सवार सेना को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया था। उससे पहले गज सेना ज्यादा, एलिफेंट कॉर्प्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा कि कुषाण लोग लंबी कोट पहनते थे, माथे में शिरस्त्राण पहनते थे, टर्बन पहनते थे, फिर उनका जूते पहनते थे। ये सब कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उन सबको गुप्तों ने अपना लिया, तो गुप्तों की प्रगति होने लगी। हालांकि अब ये गुप्त कौन थे? तो संभवतः कुषाणों के ही सामंत रहे होंगे। वैसे ही आरंभिक गुप्त शासक में हमें एक नाम मिलता है, उसका नाम है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच गुप्त, उसका नाम है घटोत्कच गुप्त। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना तो श्रीगुप्त और ना ही घटोत्कच गुप्त, इन दोनों में से किसी को शासक का स्टैंडर्ड मिला था। यह संभवतः सामंत के स्टेटस में थे, क्योंकि इन्होंने कोई राजकीय उपाधि या इंपीरियल टाइटल नहीं लिया था। तो इनका सक्सेसर आगे हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। तो जिसको आप चंद्रगुप्त प्रथम कहते हो, ये चंद्रगुप्त प्रथम सही मायने में चंद्रगुप्ता प्रथम, ये पहला, इसको आप औपचारिक शासक मान सकते हो, क्योंकि इसने शासक के दो क्राइटेरिया को फुलफिल किया था। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट। अब चंद्रगुप्ता भी दो है, फर्स्ट भी और सेकंड भी है। सेकंड चंद्रगुप्ता है, वो कहलाएगा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट का टाइम है 319 से 335, मतलब इसका टाइम पीरियड है 339 से चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 335। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये शासक बनने के दो क्राइटेरिया को फुलफिल किया था। पहला क्राइटेरिया था कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, मैंने इंपीरियल टाइटल लिया था, साम्राज्यवादी टाइटल ली थी। और दूसरा राजकीय उपाधि। दूसरा, इसने पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए थे, गोल्ड कॉइन्स ही कुड इशू। इसका मतलब एक सॉवरेन किंग था, एक संप्रभु शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। जैसे एक उसमें उत्तर भारत में लिच्छवी, एक गणतंत्र नहीं है अभी, वो राजतंत्र ही है, लिच्छवी का राज्य था नॉर्थ इंडिया में। तो लिच्छवी वंश के साथ इसका वैवाहिक संबंध इसने किया, और वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत की थी। तो लिच्छवी राजकुमारी जो आई थी, उसका नाम था कुमार देवी। अब लिच्छवियों के साथ अपने राजनीतिक संबंध को वो कितना महत्व देता था, लिच्छवियों के साथ अपने राजनीतिक संबंध को कितना महत्व देता था, उसका अनुमान बताता हूं। उसने अपने क्वाइन पर एक तरफ अपना नाम दिया, दूसरी तरफ एक सिंह पर बैठी हुई देवी, और नीचे लिखी हुई है कुमार देवी। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने उसको जानबूझ के ज्यादा प्रतिष्ठा दी, अपनी उस पत्नी को महत्व दिया। और इसके बारे में कहा जाता है, अब तक क्या होता था, तो आपने देखा था कि जैसे आपने मौर्य को देखा, फिर मौर्योत्तर में देखा, तो राज्य निर्माण शुरू हो जाती थी, साम्राज्य निर्माण, वो मध्य गंगा घाटी से शुरू होती थी, क्योंकि मध्य गंगा घाटी से यात्रा शुरू होती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि पहले गुप्तों ने प्रयाग, जिसको वर्तमान इलाहाबाद कहते हैं, ऊपरी द्वार पर ही पहले कब्जा किया, एंड देन चंद्रगुप्ता द फर्स्ट स्टार्टेड द विक्ट्री मार्च फ्रॉम प्रयाग एंड कैप्चर्ड द रीजन ऑफ मिडल गंगा वैली। मतलब उसने शुरू की अपनी विजय की यात्रा वो ऊपरी द्वार में। ऊपरी द्वार तो आप जानते हो कि कहां से, मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार या ऋषिकेश से लेकर आप वर्तमान प्रयाग तक आ जाइए। तो प्रयाग पर पहले उसने कब्जा किया था, और प्रयाग से उसने अपनी यात्रा शुरू करके मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र को जीता। तो इतने भूभाग को जीत लिया और वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति मजबूत की। उसका उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसके बारे में कहा जाता है ये महान विजेता था। 335 से 380 तक, 380 तक इसने रूल किया। और इसके बारे में कहा जाता है इसने 5 चरणों में अपने विजय अभियान को पूरा किया। पहले चरण में इसने, देखो, गंगा यमुना द्वार में 8 प्रमुख राज्य थे, जिसमें विदिशा भी था, अहिच्छत्र भी था, चंपावती भी था। उन 8 जो राज्य है उसको समाप्त किया, उसको जीतकर गुप्त साम्राज्य की परिधि में मिला लिया। तो पहला स्टेज में किया। दूसरे स्टेज में उसने पंजाब के कुछ अराजक गणतंत्रों को जीता। अब मैं आपको बताऊं कि नॉन मोनार्कियल स्टेट जिसकी चर्चा मैंने आपको 6ठी सदी ईसा पूर्व में की थी, तो बाद में तो मौर्यों के अधीन वो अराजक गणतंत्र समाप्त हो गए थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद फिर मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम में इस तरह के नॉन मोनार्कियल स्टेट्स थे जिसके विरुद्ध अभियान करके समुद्रगुप्त ने उन्हें जीत लिया। और फिर कुछ सीमावर्ती, कुछ जो फ्रंटियर स्टेट्स थे, फ्रंटियर स्टेट्स में जैसे असम था, जैसे नेपाल था, तो ऐसे क्षेत्रों पर भी उसने कब्जा किया। अब तीसरा चरण में ये जो बिंद क्षेत्र है, बिंद पर्वत क्षेत्र आप कहते हो, तो बिंद क्षेत्र में ये क्षेत्र देखोगे, बिंद क्षेत्र, यहीं पर इसको कहते हैं आठविक क्षेत्र। तो जो आठविक क्षेत्र है, आठविक क्षेत्र का मतलब हुआ कि उसको जंगली राज्य को आठविक बोलते थे, जंगली को आठविक। तो इस आठविक क्षेत्र पर उसने हमला करके आठविक राज्यों को जीता। ही कंकर्ड आठविका स्टेट्स। तो उसने आठविका स्टेट्स को जीता, जंगली राज्यों को। और चौथे चरण में देखो यही रूट है, यहां पर आपको मैप पर देखा, ये रूट को पकड़ते हुए चला आया दक्षिण, उत्तर से उसने दक्षिण की तरफ अभियान किया। इतना महत्वाकांक्षी है।
एंड इन द फोर्थ स्टेज ही डिफीटेड द 12 स्टेट्स इन डेक्कन और 12 किंग्स इन डेक्कन इंक्लूडिंग पल्लवाज। अब पल्लवाज की चर्चा आगे करेंगे, पल्लव कौन है। तो इसने दक्कन के 12 राज्यों को जीता इसी रूट को पकड़ते हुए है। और पांचवें चरण में इसने नॉर्थ वेस्ट में अभियान करके कुछ एक जो विदेशी राज्य थे जिसमें कुषाण थे और शक थे, तो ये अपने एक्चुअली इसके विजय के बारे में लिखा है, इसका एक दरबारी लेखक है, उस दरबारी लेखक का नाम है हरिसेन, और हरिसेन ने इसके सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, द प्रयागोलॉजी। तो हरिसेन लिखता है इसके बारे में कि इसने पराजित किया शक, मुरुंड और देवपुत्र शाहनुशाही को, ये सब विदेशी थे, वो नाम लेता है देवपुत्र शाहनुशाही, कुषाणों को कहते थे, भारी भरकम उपाधियां लेते थे देवपुत्र। इस तरह इसने इस राजवंशों को पराजित किया। तो 5 चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका 2 नाम है, चंद्रगुप्ता द सेकेंड भी है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है, 2 नाम है। अब ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आप देखते हो, यह इसका टाइम पीरियड माना जाता है 380 से 412 और कहीं कहीं 415 भी मिलता है, तो आप उसे घबराना मत, 12 या 15 2 चलता है डेट। तो इसका पहले नाम था देवश्री, इसका अर्ली नेम था, और इसके सिंहासनारोहण से पहले संभवतः इसका बड़ा भाई था, उसका नाम था रामगुप्त। तो रामगुप्त संभवतः शासक बना था, क्योंकि आप तो जानते हो कि हमारी परंपरा में बड़े भाई को ही प्राय गद्दी मिलती थी, हालांकि बहुत अस्पष्टता नहीं थी लेकिन मिलना तो चाहिए, आप राम की कथा में भी जानते हो। तो रामगुप्त को गद्दी मिली थी और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामी, जो बहुत समझदार, चतुर, सुशील और सुंदर महिला थी। तो कहानी इस तरह से एक्चुअली है क्या कि बाद में जब शासक बना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इसका एक दरबारी लेखक था जिसका नाम था विशाख दत्त, जिस विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस अभी आप लोगों ने सिलेक्ट किया था मौर्यों के बारे में। तो एक पुस्तक तो उसने मुद्रा राक्षस के रूप में लिखी और दूसरी पुस्तक उसने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, उस पुस्तक का नाम था देवी चंद्रगुप्तम। और इस पुस्तक में क्या है कि कहानी यह है कि रामगुप्त एक कमजोर प्रकृति का शासक था, थोड़ा डरपोक टाइप का, और एक शक शासक जो मैंने गुजरात शाखा जो बताया 4वीं सदी तक गया था, तो उसी शक, बाकी शक बहुत तो समाप्त हो चुका था, लेकिन गुजरात वाला जो पार्ट था वेस्टर्न, जिसको पश्चिमी क्षत्रप बोलते थे, वो चला है 4वीं सदी तक। तो उसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। तो कहा जाता है कि रुद्र सिंह तृतीय ने इसके ऊपर दबाव बनाया, एक प्रेशर क्रिएट किया, और प्रेशर क्या था कि तुम अपनी पत्नी की डोली हमारे यहां अर्पित करो। अब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट कि हाउ इग्नोबल इट मे बी फॉर ए किंग, इट वाज जस्ट लाइक यू कैन से द डिसग्रेस ऑफ ए डायनेस्टी एंड ए किंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम, यह डर गया और अपनी पत्नी ध्रुव सामनी को भेजने के लिए तैयार हो गया, और ध्रुव सामनी का आदेश भेजा कि डोली लेकर यहां से जाओ। तो ध्रुव स्वामी तो बड़ी पतिव्रता भी नारी थी और बहुत पवित्र महिला थी, वो बेचैन हो गई, और बेचैन होकर उसने अपने देवर से कांटेक्ट किया। देवर था देवश्री। तो देवश्री को ये बहुत अपमानजनक लगा कि उसकी भाभी इस तरह से उसकी डोली भेजी जाए, तो उसने अपना भेष बदलकर खुद साड़ी पहनकर बैठ गया उस डोली में और अपनी भाभी को छोड़ दिया, और यहां से खुद गया वहां जाके मौके देखकर उसने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, और पीछे उसकी सेना भी तैयार थी, तुरंत गुजरात पर हमला करके गुजरात को जीत लिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके। अब ये कहानी देवी चंद्रगुप्तम में है। सुनकर आपका भी दिल खुश हो गया होगा कि भाई देखो कितना बहादुर था, कितना योग्य था। और चूंकि रामगुप्त मर, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि रामगुप्त ने यह काम किया था और अपनी पत्नी जैसी को भेजने का अपमानजनक इस तरह का वंश प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया था, तो इसलिए इसने सजा देने के लिए अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। अब सिंहासन खाली हो गया तो उसको शासक बनना ही था। तो ऊपर से सुनने पर आप लोग भी खुश हो गए होंगे कि देखो ये कितना मतलब कॉम्पिटेंट, योग्य, बढ़िया शासक था। बट ट्रूथ इज समथिंग डिफरेंट माय फ्रेंड्स। एक हिस्टोरियन होता है, वो बहुत बड़ा जासूस होता है। ही जस्ट वर्किंग लाइक ए स्पाई। यू कैन नॉट बी फुल अ हिस्टोरियन बिकॉज ही जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द फैक्ट्स इन द यू कैन से डीपर नुआंसेस ऑफ द इवेंट्स। वो चुपचाप केवल ऊपर की घटना को देखकर बैठने वाला नहीं होता है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सब पहले के शासकों का एक आदत होती थी कि जब वो कोई इस तरह के अवैध काम करते थे, अवैधता तो थी, या बड़ा भाई जीवित हो उसको मारकर गद्दी प्राप्त कर लिया, तो चलो अपने दरबारी लेखक को खुश किया, कुछ खिलाया पिलाया, उसको कुछ मतलब रिवार्ड दिया और उनको तैयार कर लिया कि यार एक कहानी रच ऐसा जिससे हमारी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, तो कहानी बन जाती थी। अब हर्षवर्धन ने कन्नौज पर कब्जा किया तो बाणभट्ट ने कहा कि कन्नौज के लोगों ने उसको हर्षवर्धन को कन्नौज सुपुर्द कर दिया। ऐसा थोड़ा होता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के इस मतलब कदम को वैध करार दिया कि संजोगिता जो उसके खुद रिश्ते में थी और उसके साथ उसका जो विवाह है वो गलत नहीं है, क्योंकि यह एक तरह से समझो तो यह एक देवता और देवी का मिलन है। तो ये तो दरबारी लेखक पहले करते ही थे, तो देवी चंद्रगुप्तम करता हुआ। खैर एनीवे, अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में शासक के रूप में तो बहुत ही योग्य है, क्योंकि उसने 2 नीतियों का मेल मिलाप करवाया। एक अपने पितामह की नीति थी, नहीं पहले अपने पिता की नीति विजय की नीति को जारी रखा। इस क्रम में उसके बारे में कहा जाता है कि पहले उसने पश्चिम में बाहलिक के क्षेत्र तक का अभियान किया। बाहलिक कहते हैं सिंधु नदी को, और जो भी क्षेत्र स्वतंत्र हुए थे उसको दोबारा जीत लिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और पूरा में बंग क्षेत्र तक का अभियान किया, बंगाल तक, और पूरे क्षेत्र को जीत लिया। अब उसके बाद उसने अपनी पुत्री, क्योंकि उसने पिता की विजय की नीति जारी रखने, अपना जो उसका ग्रैंडफादर था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके मार्शल अलायंस, उसका जो कूटनीतिक तालमेल है, उसकी नीति को भी उसने जारी रखा। तो उसने अपने कुबेर नागा नामक एक राजकुमारी जो नागा वंश की थी, जो पावरफुल स्टेट था, उससे खुद विवाह किया, और अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह, ये देखो ये वाकटक राज्य है, वाकटक राज्य। तो वाकटक, ये जो वाकटक राज्य है, तो वाकटक वंश के शासक से उसने प्रभावती गुप्त का विवाह करवाया। तो उससे उसको फायदा यह मिला कि देखो अब ये शक राज्य को जीतने गुजरात में जाने वाला है, तो उसको जाने का मार्ग वाकटक क्षेत्र से होता था।
अगर गुजरात पर उसको हमला करना है तो तुम ही सोचो, जब तक वाकटक उनको रास्ता नहीं देते तो गुजरात तक जाता कैसे? और वो एक काम इसलिए आसान हो गया कि उसकी अपनी बेटी वहां, एक तरह से संजोग ऐसा हुआ कि रुद्र सिंह द्वितीय जिससे उसने विवाह करवाया अपनी बेटी का, उसका डेथ हो गया शीघ्र ही, तो उसका नाबालिग पुत्र की ओर से उसकी बेटी ही शासिका बन गई, प्रॉक्सी इनडायरेक्टली, तो उसका फायदा मिला, इसको रास्ता मिल गया और गुजरात विजय कर ली। ये वैवाहिक संबंध का महत्व था। अब इतनी सारी विजय उसने की और गुजरात विजय के अवसर पर एक बात और भी ध्यान रख लो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। वो पहला गुप्त शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। उससे पहले गुप्त शासक केवल सोने के सिक्के चलाते थे, चांदी के नहीं। दे वर नॉट इशूइंग सिल्वर कॉइन्स एट ऑल, उसी के समय से शुरू। और उसमें उसका एक मंत्री था, उसका नाम था वीरसेन। तो वीरसेन वहां पर मालवा में, गुजरात के पास है मालवा, आप जानते ही हो, तो मालवा में उसने एक उदयगिरी का मंदिर बनाया था, विष्णु मंदिर बनवाया था। उसने उसमें एक अपना अभिलेख छोड़ा है कि अपने स्वामी के साथ जीतता हुआ इस क्षेत्र तक वो पहुंचा था। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, अगर कभी आपको दिल्ली के, आप हो गया दिल्ली से वास्ता होगा, तो दिल्ली में मध्यकाल में 7 कैपिटल सिटी हुई है। दिल्ली में टोटल 10 नगर है, मैं आपको बताऊं। 7 नगर तो हो गए मध्यकाल के, जो इल्तुतमिश के कैपिटल से शुरू होता है और शाहजहां के कैपिटल तक है। और दूसरा 8वां ब्रिटिश ने 2 बनाए, एक नॉर्थ दिल्ली में अपनी पहला कैपिटल बनाया, फिर वो लुटियंस दिल्ली जिसको कहते हो, इंडिया गेट वगैरह, उसको उसने दूसरा कैपिटल बनाया था, और एक कैपिटल सेंट्रल विस्टा अभी मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनाया। तो इस तरह से अब टोटल हो गए दिल्ली में 10 कैपिटल। तो उसी में जो पहला कैपिटल है, जिसमें आप देखते हो इल्तुतमिश का जो पहला कैपिटल है, तो उसमें तुम जाओगे जहां पर कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के परिसर में ही आपको एक लोहे का पिलर गड़ा हुआ दिखता है। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से उसकी पहचान है। उसको पहले, इससे पहले जो हुआ करता था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था उस क्षेत्र को, उससे पहले उस क्षेत्र पर राजपूतों का शासक था, राजपूतों का चौहानों का शासन था। चौहान से पहले वहां पर आए थे तोमर, तो तोमर शासक थे जिसका नाम था आनंगपाल। तो उसी ने उस पिलर को स्टैब्लिश किया था। तो उस पिलर में आप देखोगे कि उस पर एक चंद्र नामक शासक के विजय की चर्चा है। अब वो तो खैर जो लेटर में लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है, इंग्लिश हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है कि भाई चंद्र दावा करता है कि मैंने इस क्षेत्र को जीता, उस क्षेत्र को जीता। तो उस चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हिस्टोरियन करते हैं। तो यह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने 412 से 454 तक शासन किया। अब देखो, कुमारगुप्ता द फर्स्ट, इसके समय कोई ऐसा वॉर इवेंट नहीं है, लेकिन हाँ, कुमारगुप्ता द फर्स्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन तुम याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय, ही इज गिवन द क्रेडिट टू हैव बिल्ट द सो कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, दैट इज द वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, यू माइट हैव हर्ड द नेम। इसको बनाने का श्रेय इसको है, इसमें इतना ही आप ध्यान रखो। इसका उत्तराधिकारी हुआ अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त यानी अस्कंदगुप्ता, इसका टाइम पीरियड है 454 से 467। और अस्कंदगुप्त के समय भारत पर हुरों का पहला आक्रमण हुआ था। हुराज वे जस्ट लाइक द इन्वेडर्स, जस्ट लाइक शकाज, कुशानाज, देन केम हुनाज बिफोर टर्क्स इन इंडिया, यू नो। तो हुनाज में तोरमान, मिहिरकुल जैसे थे आक्रमणकारी शासक, तो उन्होंने हमला किया था। इन मिहिरकुल तोरमान से पहले कुछ हुरों की एक शाखा ने हमला किया था, लेकिन उसको अस्कंदगुप्त ने उस हमला को विफल बना दिया था, पीछे हटा दिया था। तो इतिहास में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में प्राय पूछता है कि हु वाज द during the period of which Gupta king the first invasion of Hunaj occurred in India. So here you have to find out the name of अस्कंदगुप्ता। लेकिन उसको विफल बना दिया, परंतु अस्कंदगुप्ता के बाद हुरों का निरंतर आक्रमण होता है और बाद के शासक उसको नहीं रोक पाए। अब देखो, अब यहीं से अस्कंदगुप्त के बाद पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उधर जगह जगह जो सामंत थे वो खड़े होने लगे, जो प्रशासन में सामंत कौन थे बताऊंगा, वो स्वतंत्र होने लगे। फिर इसके बाद पुरगुप्त और बुधगुप्त जैसे कमजोर शासक हुए, और पुरगुप्त और बुधगुप्त के बाद फिर जीवित गुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय जैसे शासक हुए। और फिर लगभग 6ठी सदी के मध्य में, इन द मिड ऑफ 6th century BC, 550 ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया। So Gupta Empire just ended in the mid of 6th century. Yes, Mr. Ankur. सर इसी का पूछ रही है सर, is there any ruler who issues copper coins? हाँ, so many rulers. इसी का so many rulers issued copper coins. इसी का you people are curious, but here I have to inform you. Actually, I will deal with the topic like coins, coinage system. Please go through my division of history. First is political. Second one, political में 2 dynasties, kings, empire states. Then administration. Then economy. In economy में agriculture, craft, trade, monetary system, and urbanization. So whenever I will deal with the monetary system, so I'll mention about all the important coins and all the important kings who issued the coins. So a number of kings issued the punchmark, sorry, you can say copper coins, you know. Even the copper coins have been issued by Ram Gupta, Gupta ruler. Actually, from Vidisha you find certain copper coins which are in name of Ram Gupta, the elder brother of Chandragupta Vikramaditya, which I have mentioned. And after that, after Gupta, you can say, then even before Gupta, you can say, Shatavahanas already issued copper coins. But I will deal within the topic of economy. My query is, sir, that these kings have foreign relation or not? Every king, actually all the kings are not equally open to the outside world. But some of the kings you can say, not all the kings. सैम पूछ रहे हैं सर कि कलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों था? Because the Kalinga was having the greater strategic and economic importance. Because the trade route to South India was going across Kalinga, and even army could march towards South India while going through Kalinga. So it was having a strategic means military importance, and economic, you already know.
हर्षित करें कि हुन्स कहाँ से आए थे? Hunas came from Central Asia. I have told कि on India you can say कि the several invasions occurred in India from Central Asia. Even Aryans came from Central Asia, you know, via West Asia. Likewise, Indo-Greek from Bactria, Shakaz, Kusharaj. After Kusharaj, Hunaj. After Hunaj, even Turks. All have to come from Central Asia. आशीष करें सर, क्या सती प्रथा का पहला अभिलेख भानुगुप्त के समय? Oh, Ashish, don't ask about Sati Pratha. Please understand my method. Don't ask anything about society. Don't ask anything about economy. Don't ask anything about administration. Just wait. Let us deal with the polity part first. Then I will deal with administration, then economy, then society. Whenever I deal with society, I will mention about all the things: Devdasi system, Sati system, Parda system, all. सर मीना कह रही है कि सर गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है। Sri Gupta was the first king, so you can give him the credit, but actual ruler was Chandragupta the first, because it was verified through his coins as well as his title. ओके सर। Okay. अब नाउ देखो, मेरे मेथड को आप लोग समझना, कंफ्यूज मत करना। हम पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको कवर कर रहे हैं, इकोनॉमी भी करेंगे। आपके मन में कभी सोसाइटी का क्यूरियोसिटी आ रही होगी, कभी कल्चर वाले, कभी आर्ट वाले, तो आप ये मत समझना कि वो सब हो गया है। बस आपको पॉलिटिकल कर रहे हैं, मेरे डायग्राम को देखते रहना, तो उसे समझ में आ जाएगा कि अब जब जिस समय पॉलिटिकल खत्म होगा, पूरा हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ऑफिसर्स का नाम, स्ट्रक्चर, उसमें इकोनॉमी वाले की, जब इकोनॉमी आएगी तो फिर पॉलिटी की चर्चा, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल पढ़ने से पहले फायदा ये होगा कि जब हम इकोनॉमी की चर्चा करेंगे, सोसाइटी की चर्चा करेंगे, कल्चर की चर्चा करेंगे, तो बार बार डायनेस्टी की चर्चा आएगी, किंग्स की चर्चा आएगी। तो उसमें चूंकि यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरा मेथड आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह से अगर हम पढ़ें तो जरूर हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए, अब यहां पर आप अगर नजर डालोगे तो गौर करके देखो, अब जब गुप्त साम्राज्य के बाद उसका जब विघटन हुआ, तो उसके विघटन की कब्र पर कई छोटे छोटे राजा, यहां पर देखो, अब हर्षा का हम लेते हैं, देखो अब इसमें आफ्टर डिसइंटीग्रेशन गुप्तन एम्पायर, अब देखो ये स्थानेश्वर का एक राज्य, मतलब आफ्टर डिसइंटीग्रेशन गुप्तन एम्पायर यू कैन से देयर वर सो मेनी रीजनल स्टेट्स। स्थानेश्वर, दिस स्टेट ऑफ स्थानेश्वर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रभाकर वर्धना, हुज सक्सेसर्स वर राजवर्धना एंड हर्षवर्धना। तो ये स्थानेश्वर का राज्य, इसमें जो वंश था उसका नाम था पुष्यभूति वंश। हर्ष किस वंश का था? तो पुष्यभूति वंश उसको बोलते हैं, पुष्यभूति। तो ये वो स्थानेश्वर का राज्य। एक महत्वपूर्ण राज्य था जिस राज्य को तुम कहते हो कन्नौज। ये देखो राज्य, यहां पर ये कन्नौज का राज्य है, और जो कन्नौज का राज्य है, कन्नौज के राज्यों का, जैसे ये जो राज्य तुम देख रहे हो, ये कन्नौज, तो कन्नौज में मौखरी वंश स्थापित था, दैट वाज कॉल्ड मौखरी। इसी मौखरी वंश था। एंड वन ब्रांच वल्लभी, दैट इज कॉल्ड मैत्रका। और एक था देखो उत्तर गुप्त, उसको कहते हैं लेटर गुप्ता जो उत्तर गुप्त, उसका एक ब्रांच था मालवा में और एक ब्रांच था बिहार में, एक मालवा एक मगध में। ये कहलाए लेटर गुप्ता या उत्तर गुप्त। ये गुप्त वंश के नहीं थे, इनके कोई फ्यूडेटरीज होंगे, उसके सामंत वगैरह होंगे, तो इनका डायनेस्टी। एक देवगुप्त यहां मालवा का शासक, ये भी लेटर गुप्ता है। ये मैत्रकाज है, मैत्रकाज वल्लभी का है, मैत्रक। तो एक्चुअली हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर देयर वर सो मेनी रीजनल स्टेट्स, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, और ये क्षेत्रीय राज्य लगभग शक्ति में एक दूसरे के बराबर ही चल रहे थे, थोड़ा बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट कन्नौज का क्षेत्र था उस समय नॉर्थ इंडिया में, कन्नौज का राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मौखरी वंश एक प्रतिष्ठित वंश था, परंतु वहां जो हरियाणा का जो स्थानेश्वर है, हरियाणा में है, तो वहां का जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी, पुष्यभूति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके पुष्यभूति शासक थे प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। तो अब प्रभाकर वर्धना की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह उसने एक दूसरे, मतलब मौखरी शासक का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। तो उसने रुद्रसेन द्वितीय से करवाया अपनी पुत्री राजश्री का विवाह, मतलब राजश्री वाज मैरिड टू अ मौखरी रूलर। तो इससे क्या हुआ कि जो स्थानेश्वर का राज्य है और जो कन्नौज का राज्य, उनके बीच काफी गहरी मित्रता हो गई और दोनों राज्य के बीच अलायंस बना। तो उत्तर भारत का शक्ति संतुलन डगमगाने लगा, मतलब बैलेंस। और इधर क्या हुआ कि बंगाल में उसी समय गौड़ क्षेत्र है, तो गौड़ क्षेत्र का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था शशांक। वो बड़ा
डुबियस रोल प्ले किया है। तो शशांक को मौखरी वंश का जो शासक, सॉरी मैंने रुद्रसेन द्वितीय गलत बोल गया, मौखरी वंश के शासक का नाम था ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन से जो बंगाल में शशांक था, बंगाल का शासक, उसको थोड़ी दुश्मनी थी, मैंने ही वाज हैविंग द राइवलरी। अच्छा, और शशांक का मालवा का जो ब्रांच है देवगुप्त, वो देवगुप्त से दोस्ती थी, तो देवगुप्त उसका मित्र था और ग्रहवर्मन उसका शत्रु था। तो यहीं से शशांक ने देवगुप्त को भड़काया कि तुम ऐसा करो, कन्नौज पर हमला करो और ग्रहवर्मन को सजा दो। तो देवगुप्त है, उसने कन्नौज पर हमला कर दिया, और कन्नौज पर हमला करके आफ्टर इन्वेडिंग कन्नौज ही डिफीटेड ग्रहवर्मन एंड किल्ड हिम। तो जिस समय ग्रहवर्मन मारा गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, और सबसे बड़ा गहरा झटका तो पुष्पभूति वंश को लगा, जो उस घर का दामाद था। तो उस समय पुष्पभूति शासक जो प्रभाकर वर्धन है वो मर चुका था, और उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन शासक बना था। तो राज्यवर्धन तुरंत अपनी सेना लेकर ही जस्ट कैरिड अ मार्च अगेंस्ट कन्नौज एंड देवगुप्ता। तो तुरंत वो पहुंचा और देवगुप्ता को पराजित करके राज्यवर्धन ने उसे मार डाला एक युद्ध में। इस तरह ही टुक अवेंज ऑफ द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, उसने अपने बहनोई की हत्या का बदला ले लिया। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं हुई। अब यह काम पूरा करने के बाद जब राज्यवर्धन जब कन्नौज के पैलेस में विश्राम कर रहा था, तो धोखे से, अब कैसे पूरी मामला हासिल नहीं है, धोखे से शशांक ने उसकी हत्या करवा दी। सो राज्यवर्धन वाज असैसिनेटेड, माने किल्ड, एंड एट द बिहेस्ट ऑफ शशांक। तो अब तो संकट की घड़ी आ गई, राज्यवर्धन भी मारा गया। तो उस समय कन्नौज में राज्यवर्धन का छोटा भाई था हर्षवर्धन। तो अब सिंहासन खाली हुआ, तो हर्षवर्धन ने सबसे पहले, मतलब कन्नौज में नहीं, वो वहां स्थानेश्वर में, तो स्थानेश्वर में हर्षवर्धन था, तो पहले ही परफॉर्म हिज ओन कोरोनेशन, क्योंकि अब सिंहासन को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता है। तो पहले उसने अपने आप को राजा के रूप में राज्याभिषेक किया, और फिर सेना सजाकर तुरंत वहां से वो बदला लेने, अपने भाई और बहनोई का बदला लेने के लिए कन्नौज की तरफ बढ़ा। उस समय स्वयं शशांक भी कन्नौज के पास ही था, लेकिन जिस समय उसको हर्षवर्धन को आने की सूचना मिली, वह लौटकर अपना गौर प्रदेश चला गया। बट एक्चुअली माय स्टूडेंट्स, एट दिस स्टेज ऑफ हिस्ट्री, इफ हर्षा कुड नॉट चेंज हिम अप टू गौर रीजन, इट मींस हिस्टोरियंस कम टू रियलाइज कि पॉसिबली हर्षा वाज नॉट इन ए पोजीशन टू सबड्यू और डिफीट शशांक, बिकॉज शशांक वाज अ बिफिटिंग मैच फॉर हर्षा। मतलब हर्षवर्धन अरे चाहता तो कन्नौज से जब वो पीछे हटा शशांक, तो उसके भाई को मारा था, तो उसका पीछा करते हुए गौर तक जाता, उसे बदला लेता। लेकिन हर्षवर्धन ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा शौकिया तो नहीं किया होगा, ऐसा इसलिए नहीं किया होगा कि उसको दिख रहा होगा कि हम अभी उसे जीतने की स्थिति में नहीं है और गौर जाके लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो बर्दाश्त कर लिया, फॉर टाइम में इंतजार करने लगा। तभी उसको सूचना मिली कि उसकी बहन जो राजश्री है, वह राजश्री यहां से चली गई है जंगल में, और अपने पति की लाश के साथ वो सती होना चाहती है। तो हर्ष पहले यहां से दौड़ा जंगल, और जाकर पहले अपनी बहन को बचाया, और बहन को बचाकर कन्नौज लाया। अब कन्नौज में जब उसकी बहन आ गई, उसके बाद कन्नौज का सिंहासन तो खाली है, ग्रहवर्मन मर चुका है, और उधर स्थानेश्वर का सिंहासन खाली था। तो छोटा भाई होने के नाते गद्दी का हक था उसको, तो उसने गद्दी स्थानेश्वर का शासक बन गया। अब कन्नौज का शासक कौन बने, क्योंकि वो तो साला था, और इंडियन ट्रेडिशन में यू कैन से कि लोग जब अपनी पुत्री और बहन के घर का पानी भी नहीं पीते थे तब, और तब उसके घर में अब उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना ही तो परंपरा के अनुसार अनुमति नहीं थी। लेकिन अब कन्नौज के कुलीनों ने हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट किया कि अब सिंहासन खाली है, कोई उपाय नहीं, आप ही शासक बन जाइए। तब हर्षवर्धन कुछ हिचकिचाते हुए कन्नौज का भी शासक बन गया। अब देखो, इसमें भी हिस्टोरियंस फिर एक जासूस के रूप में पता कर लिया है। हिस्टोरियंस जस्ट प्लेड द रोल ऑफ एन स्पाई कि व्हाट इज द ट्रूथ। तो अब हर्षवर्धन का भी वही होगा। जैसे देखो, आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने देवी चंद्रगुप्तम विशाख 10 से लिखवाया था, मैंने आपको बताया था। उसी तरह हर्षवर्धन का दरबारी लेखक होगा वान भट्ट। तो वान भट्ट लिखेगा हर्षचरित, जो उसका आत्मकथात्मक रचना होगी, दैट वुड बी द बायोग्राफिकल लिटरेचर। तो जो बायोग्राफिकल लिटरेचर में ही जस्ट ट्राई टू आइडियलाइज हर्षा, वो ऐसा सिचुएशन खींचेगा, ऐसा पिक्चर ड्रॉ करेगा, जैसे लगेगा कि अरे कोई नहीं, हर्षवर्धन ने एहसान किया जो कन्नौज का शासक बना, और वो हर्षवर्धन को एक लार्जर देन लाइफ इमेज देगा, जस्ट लाइक यू कैन से सेमी गॉड। ये सब दरबारी लेखक प्राय करते थे। तो क्या एनीवे, अब हर्षवर्धन जब कन्नौज का शासक बना, तो उसने सफलतापूर्वक पश्चिमी और पूर्वी अभियान किया। जैसे पश्चिमी अभियान किया, यहां स्थानेश्वर से शुरू करके और सतलज नदी के भूभाग को उसने जीता, क्योंकि बीच में जो राज्यवर्धन वाली या कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन वाली घटना हो गई थी, उससे उसके वंश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा था। तो फिर उसने वंश की प्रतिष्ठा को दोबारा पुनर्स्थापित किया, मतलब ही रिस्टोर्ड द, यू कैन से, डायनेस्टिक ग्लोरी एंड डायनेस्टिक प्रेस्टीज अगेन। और तब फिर उसने कन्नौज से लेकर और उधर जो बंगाल तक के क्षेत्र है बीच में, उस क्षेत्र को दोबारा उसने जीता है। और चूंकि मालवा का जो ब्रांच शासक है माधव गुप्त, उसके भूभाग को उसने अधिग्रहण नहीं किया है। देखो, मालवा में गुप्तों की दो शाखा है, एक शाखा मगध में है जो माधव गुप्त है, वो हर्षा का फ्रेंडली है, और दूसरा शाखा देवगुप्त का था, जो देवगुप्त मारा गया, वो हर्षा उसके परिवार का शत्रु था। तो वहां पर माधव गुप्त चूंकि फ्रेंडली है, तो माधव गुप्त को उसने जीता नहीं भूभाग को, उसको अधीन शासक के रूप में बना लिया। तो ये सूचना हमें ह्वेनसांग से मिलती है कि आफ्टर कोरोनेशन इन 606, क्योंकि हर्षवर्धन का काल है, हर्षा इसका जो काल है वो है 606 से 647, 606 से 647। इसके लाइफ का जो अर्लियर पीरियड है उसके बारे में वान भट्ट लिखता है हर्षचरित में। इसका लाइफ का जो लेटर फेज है शासक बनने के बाद, वहां से ह्वेनसांग के डिस्क्रिप्शन, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है, तो उसके डिस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। सो माय स्टूडेंट्स, अब आज तो मेरा समय समाप्त हो गया, मुझे यही रुकना पड़ेगा। ये कथा जारी रहेगी, अब उम्मीद करते हैं कल हो जाना चाहिए।
ऐसा उम्मीद करते हैं। क्योंकि हर्षवर्धन पहुंच गए तो फिर कल पूर्व मध्यकाल तक होगा दक्षिण में भारत में। हालांकि यहाँ पर पल्लव चालुक्य भी होगा, अभी तो उत्तर भारत हम कर रहे हैं, उत्तर भारत के बाद फिर हम दक्षिण भारत चलेंगे तो फिर पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत में होगा, लेकिन फिर भी कल हो जाना चाहिए पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो बाकी सेगमेंट पढ़ना, फिर मैं 5 क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। यू आर द ब्रिलियंट पीपल, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिस्टर अंकुर जस्ट टेल मी कि आर माय स्टूडेंट्स ओके और एनी हेल्प? No, sir. They are- So my students, I'm now staying today and thank you very much and good night. I'll see you tomorrow. Thank you.